मैं सेल्फ अजय कुमार मीणा। पिछले अध्याय में हमने बीएससी पार्ट के पेपर फर्स्ट के संक्रमण धातु संकुलों के मध्य धातु लिगेंड बंधन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, जिसके अंदर वीबीटी की कमियां अपन ने देखे थे, अर्थात संयोजकता बंध की कुछ कमियां थी जो अपन देख रहे थे। उनमें से कुछ तो हो गई थी, लेकिन एक दो रह गई थी, जिनमें से जैसे कि एक ये थी, ये होते हैं धातु कार्बोनिल, जिनके अंदर अपने को पता है कि केंद्रीय धातु परमाणु निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में या फिर जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, फिर भी ये स्थायी होते हैं। तो इसके अंदर पश्च बंधन पाया जाता है। पश्च बंधन मतलब जब लिगेंड का निर्माण, संकुल का निर्माण होता है, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु को देता है। इस वजह से इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है और केंद्रीय धातु जो परमाणु है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। लेकिन जब वीबीटी इसको समझाने के लिए कहता है कि ये वापस पश्च बंधन के द्वारा अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करता है, जैसे कि फिर ये वापस अपना इलेक्ट्रॉन देगा और फिर ये इस तरह से अपनी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो ये एक अनुनाद द्वारा वीबीटी इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वीबीटी के द्वारा इसको पूर्ण रूप से अपन समझा नहीं सकते। तो ये कुछ कमियां थी वीबीटी के अंदर। उसके बाद में वीबीटी के अंदर कमियां होने के कारण सीएफटी का विकास हुआ या सीएफटी की स्थापना हुई। इस सीएफटी के द्वारा अपन किसी भी संकुल की संरचना के बारे में, उसके चुंबकीय गुणों के और ज्यामिति के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। सीएफटी का यहाँ पूरा नाम होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर हिंदी में बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत होता है। इसको पढ़ने से पहले अपन डी कक्षकों की आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीएफटी मुख्यतः डी कक्षकों के ऊपर निर्भर रहता है या डी कक्षकों के आधार पर ही ये क्रिस्टल की संरचना को बताता है। तो सबसे पहले देखो, अपन जानते हैं किसी भी सेंट्रल एटम के अंदर डी कक्षक होते हैं, जिनको अपन 5 उपकोषों में बांटते हैं, जिनको फिर अपन भीतर 2 उपकोष में बांटते हैं, ईजी और T2G। तो ईजी के अंदर डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक होते हैं, या फिर बोले 2 कक्षक ईजी होते हैं। और T2G के अंदर 3 होते हैं, जिनको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स कक्षक होते हैं। सामान्य परिस्थितियों के अंदर डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, या जब तक ये संकुल का निर्माण नहीं करता, जब तक इनके सारे कक्षकों की ऊर्जा समान रहती है। लेकिन जब ये संकुल का निर्माण करते हैं तो उस दौरान इनके संपर्क में लिगेंड आते हैं। इस वजह से इनकी ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होता है, तो कुछ कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और कुछ की कमी हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इनके आकृति के अंदर सबसे पहले ईजी कक्षक देखते हैं। तो देखो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, ये देखो बिल्कुल ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई। तो जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो कक्षक है वो बिल्कुल अक्ष की ओर अभिविन्यासित होता है, या फिर अक्ष के ऊपर ही ये रहते हैं। उसी तरह डी जेड स्क्वायर देखो, ये भी जेड एक्सिस के ऊपर ही अभिविन्यासित है। तो इस तरह ईजी कक्षक पूर्ण रूप से अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं। जब अपन बात करते हैं T2G कक्षकों की, तो T2G कक्षक अक्ष की ओर अभिविन्यासित न होकर अक्षों के मध्य व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि DXY देखो मध्य में उपस्थित है, और इसी तरह DYZ देखो ये भी अक्षों के मध्य उपस्थित है, और DZX भी देखो अक्षों के मध्य उपस्थित है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे CFT या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित। CFT की लागू करने के लिए कुछ नियम है जिसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसका नियम होता है लिगेंड, CFT के द्वारा लिगेंड को परिभाषित या लिगेंड के बारे में बताया गया। तो लिगेंड इसके अंदर एक तो ऋण आवेशित
Cn माइनस, या फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन आयन या परमाणु या अणु जैसे कि NH3 जिसके ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये सब एक लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं। और CFT में लिगेंड को एक बिंदु आवेश के रूप में माना जाता है, या फिर इसका जो अधिक विद्युत ऋणी ध्रुव होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अभिविन्यासित होता है। उसके बाद में जो नंबर 2 होता है, CFT के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु या आयन व लिगेंड के मध्य सिर्फ स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड इन दोनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण ही पाया जाता है। इन दोनों के कक्षकों के मध्य किसी तरह का कोई संबंध नहीं होता है, या फिर CFT के द्वारा ये बताया गया है कि इसके इन दोनों के मध्य सिर्फ आयनिक बंध उपस्थित होता है, इसके द्वारा और कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 3 होता है डी कक्षक। सामान्य परिस्थितियों में सभी डी कक्षकों की ऊर्जा एकदम समान होती है, लेकिन जब कोई लिगेंड संकुल का निर्माण करने के लिए इनके संपर्क में आता है तो ये डी कक्षक समान ऊर्जा का न होकर विभाजित या विपाटित हो जाते हैं। फिर उसके बाद में नंबर 4, विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा वाले और कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। अर्थात जब कक्षकों का डी या डी कक्षकों का विभाजन होता है तो कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो इस दौरान इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण या फिर सारे इलेक्ट्रॉनों का जो पुनर्वितरण हुंड के नियमानुसार होगा। इस दौरान ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट के अंदर CFC CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। और इसी ऊर्जा के द्वारा कोई भी संकुल स्थायी होता है। तो ये कुछ अभिगणितीय CFT के। उसके बाद में अपन आगे देखेंगे जो डी कक्षकों का जो विपाटन हो रहा है वो निर्भर करता है कितने लिगेंड किस दिशा में से और किस प्रकार की ज्यामिति का वो निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान इन डी कक्षकों का विभाजन अलग अलग प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अष्टफलकीय संकुल के लिए अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विभाजन या डी कक्षकों का विभाजन अष्टफलकीय क्षेत्रों में किस प्रकार से होगा उसको CFT के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। जब अष्टफलकीय संकुल का निर्माण होता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास में 6 लिगेंड 6 दिशाओं से केंद्रीय धातु परमाणु के पास में आते हैं। तो देखो X, Y और Z। यहाँ पे अष्टफलकीय को अपन अक्षों के रूप में दिखाएंगे, जैसे X एक्सिस, फिर Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। तो
6 लिगेंड, यहाँ पे मेटल होगा केंद्रीय धातु परमाणु। 6 लिगेंड कहाँ से आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह 6 लिगेंड बिल्कुल एक सीध में समांतर रूप से केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ बंध बनाने के लिए आएंगे। तो इस दौरान 6 लिगेंड आ रहे हैं। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ 6 लिगेंड आते हैं तो अपन को पता है कि लिगेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ से बिल्कुल इनकी तरफ से अप्रोच कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं। तो अपने को पता है इन एक्स के ऊपर ईजी कक्षक उपस्थित होते हैं। ईजी कक्षक का मतलब अपन जानते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक यहाँ पर उपस्थित है। जैसे ही 6 कक्षक 6 लिगेंड 6 एक्सिस से आ रहे हैं तो इन ईजी कक्षकों की ऊर्जा सामान्य ऊर्जा से कुछ ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और T2 जो कक्षक होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, अपन जानते हैं T2G कक्षक अक्षों के मध्य व्यवस्थित होते हैं। इस वजह से लिगेंड इनसे थोड़े दूर रहेंगे और ईजी कक्षक के अधिक पास होने के कारण इनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से कुछ ज़्यादा हो जाती है और T2G कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। तो इस वजह से डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, जिसको अपन कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। यहाँ पे ई ऊर्जा है, ये अपने मुक्त धातु आयन के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं। जैसे ही इनके पास में 6 लिगेंड आएंगे बंध बनाने के लिए तो इनकी ऊर्जा कुछ बढ़ेगी, तो ईजी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और T2G कक्षक भी शुरू में कुछ ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार डी कक्षकों का विपाटन T2G व EG के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन डी कक्षकों की ऊर्जा में कितना अंतर आता है वो देखेंगे। यहाँ पे गोल सममित सेक्टर में धातु आयन के डी कक्षकों की औसत ऊर्जा है जो कि बिल्कुल बराबर है जब तक लिगेंड इनकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ये अपनी औसत ऊर्जा हो गई है। लेकिन जब लिगेंड आ जाते हैं तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। कुछ डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर जिनको अपन ईजी कह रहे हैं, अब ये उच्च ऊर्जा स्तर का मान लगभग 0.6 डेल 0, यहाँ पे 0 ना करिए, ओ है जिसको ऑक्टाहेड्रल अपन बोलते हैं, के बराबर होती है। और जो निम्न उच्च ऊर्जा स्तर पर जो कक्षक जाते हैं डी, उनकी ऊर्जा लगभग T2G और ये EG, उसका मान होता है उल्टा हो गया मामला, ये प्लस में आएगा और ये माइनस में। सॉरी पूरा उल्टा हो गया मामला यार।